थ्योरेटिकल चैप्टर में ये बात क्लियर करी गई है कि जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, यानी अकाउंटिंग दो तरीके से की जा सकती है, एक एक्रूअल और एक कैश। एक एक्रूअल और एक कैश। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, बस एक बार एक हाईलाइट कर लेते हैं, मतलब एक ग्लिम्स कर लेते हैं इस चैप्टर पे, ताकि क्लैरिटी मिल जाए हमें प्रॉपर्ली। सो बेसिकली जो एक्रूअल बेसिस होता है, जो हमारा एक्रूअल बेसिस होता है, वो हमको कहता है कि यार देखो, हमें ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट्स में तब लिखनी चाहिए जब हम उसमें एंटर होते हैं, ना कि तब जब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। कैश कहते हैं, देखो सिंपल सी बात है, ट्रांजैक्शन तब लिखो जब पैसा आए या पैसा जाए। और अच्छे से जानना चाहते हो तो मेरे पास इसको बताने के और बेटर तरीके हैं। मैम हाँ जी मैम, हम बट अकाउंट्स में तो एक्रूअल बेसिस ही मतलब फॉलो करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो हम अकाउंट्स कैश को बेस कई में लोग करते हैं ना। कैश, सुनो सुनो, अकाउंट्स को कई लोग कैश बेसिस से भी फॉलो करते हैं, बट हमारे 99% केसेस एक्रूअल पे डिपेंडेंट होते हैं। बट ये मतलब नहीं है कि सारे लोग अकाउंट्स एक्रूअल पे बनाते हो। देयर आर सम टाइप ऑफ बिजनेसेस जिनके लिए कैश ज्यादा प्रेफरेबल होता है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बस वो दोनों बेसिस को इंट्रोड्यूस करवाया गया जो हम ऑलरेडी हो चुके हैं। बस एक बार एक कहते हैं ना रीडिंग मारनी है, तो वो रीडिंग हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हम सब ने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में एक्रूअल और कैश बेसिस अच्छे से समझा हुआ है। तो देखिए, एक्रूअल बेसिस से वित्तीय सी बात करता है कि मेरे लिए एक्रूअल बेसिस कहता है कि मैं एक्सपेंस को एक्सपेंस तब मानूंगा जब वो ड्यू हो, चाहे पे करा हो या पे ना करा हो। और एक्रूअल कहता है इनकम को इनकम तब मानूंगा जब वो अर्न हो, चाहे रिसीव हो या ना हो। एज सिंपल एज दैट। ये एक्रूअल बेसिस का कहना है। कैश बेसिस की अगर मैं बात करती हूँ तो कैश बेसिस कुछ अलग बात करता है। कैश बेसिस कहता है कि देखो यार, एक्सपेंस को एक्सपेंस तब मान लो जब एक्चुअली पे करो, और इनकम को इनकम तब मान लो जब एक्चुअली अर्न करो। तो बस इतनी सी बात कहता है आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, कैश बेसिस। इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो ये है, आपका एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस का डिफरेंस। सबसे बड़ा हाईलाइट यही है, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। तो एक बार हम लोग इस पर ध्यान दे देते हैं, एक बार इसका डिफरेंस रीड कर लेते हैं। मैम हाँ जी, मैं फर्स्ट टर्म में नहीं आता क्या मैम ये चैप्टर? किसमें नहीं आता? मैम फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। मैम मतलब मेरे स्कूल में नहीं आ रहा मैम, इसलिए। कोई बात नहीं यार, आना वैसे नॉर्मली आना चाहिए था, अभी थोड़े हालात ऐसे हो गए हैं कि वो लोग नहीं दे रहे, बट वैसे तो आता अगर सब कुछ सही रहता तो। चलिए, सबसे पहले हम लोग इन दोनों के डिफरेंसेस पे नजर मार लेते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस की वजह से क्यों डिफर करता है, तो उसकी भी वजह है। जैसे कहता है कि एक्रूअल बेसिस जो है वो कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। मतलब चाहे आपने ट्रांजैक्शन कैश में करी है, गुड्स कैश में बेचे हैं, कैश में खरीदे हैं, वो भी रिकॉर्ड की जाती है। और चाहे आपने गुड्स कैश क्रेडिट में बेचे हैं, वो भी रिकॉर्ड की जाती है। कैश और क्रेडिट दोनों तरह की ट्रांजैक्शन हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कैश बेसिस में हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पर ध्यान देते हैं। तो कैश बेसिस सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, जबकि एक्रूअल बेसिस कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करता है। फिर बात आती है एक्रूअल बेसिस में कि जो ये प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है, ये सब चीजें सिर्फ एक्रूअल बेसिस में आती हैं। मतलब आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपको एक्रूअल बेसिस में वर्किंग शो करनी होती है, जबकि ये सेम चारों चीजों की वर्किंग कभी भी कैश बेसिस में शो करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस की फॉर्म में आता है। डेफिनेटली बच्चों, क्योंकि एक्रूअल बेसिस के अंदर आप लोग कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसलिए आपको करेक्ट प्रॉफिट, या कह सकते हो ज्यादा बेटर प्रॉफिट, एप्रोप्रिएट प्रॉफिट हमेशा एक्रूअल में मिलेगा। सो करेक्ट प्रॉफिट या लॉस एसरटेन कर सकते हो, मतलब कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन कैश बेसिस की जब मैं बात करती हूँ तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एसरटेन यानी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करता है। इज इट क्लियर? चौथा पॉइंट, चौथा डिफरेंस, टेक्निकल नॉलेज।
The accrual basis of accounting requires technical knowledge as many adjustments like prepaid, outstanding, capital and revenue are required to be made. Accrual basis of accounting कहता है कि आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए जैसे कि प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल, रेवेन्यू रिक्वायर्ड है. इज इट क्लियर? मतलब जो अगर आपका बिजनेस एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है तो आपको टेक्निकल नॉलेज अकाउंट्स की होनी जरूरी है. कैश बेसिस के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. भैया कैश बेसिस ना आज से पहले भी कर सकते थे. 11th स्टैंडर्ड की पढ़ने की जरूरत नहीं थी. पैसा आया लिख दो, पैसा गया लिख दो. ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है. पैसा आता है तो आप प्लस कर देते हो, पैसा जाता है तो आप माइनस कर देते हो. लेकिन एक्रूअल बेसिस को पढ़ने के लिए यू नीड अ टेक्निकल नॉलेज. तो 4 पॉइंट से हमने डिफरेंस किया. पहला, एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों आती है, पर कैश बेसिस में ऑब्वियसली सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आती है. उसका नाम ही कैश बेसिस है ना. दूसरी चीज, जो 4 टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी हमेशा जर्नल में, इक्वेशन में वर्किंग करते गए, उन 4 टर्म्स में हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, ये चारों की चारों हमारे एक्रूअल बेसिस में शो होती है. कैश बेसिस में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती. तीसरा पॉइंट, ऑब्वियसली करेक्ट प्रॉफिट या लॉस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से बेहतर पता चलता है, जबकि कैश बेसिस से हमें करेक्ट प्रॉफिट लॉस पता नहीं चलता. चौथा पॉइंट, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करने के लिए वी नीड टेक्निकल नॉलेज, बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करने के लिए वी डोंट नीड टेक्निकल नॉलेज. सिंपल. फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एक्रूअल बेसिस को एक लीगल पोजीशन दी गई है, यानी हमारे लॉ में इसको रिकॉग्नाइज किया गया. हमारा जो लॉ है कंपनीज एक्ट 2013 में ये बात बोली गई है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंपनीज को फॉलो करना है अपने अकाउंट्स बनाने के लिए. सो लीगल एक पहचान दी गई है एक्रूअल बेसिस को, लेकिन ऐसी कोई भी लीगल पहचान कैश बेसिस को नहीं दी गई है, ना कंपनीज एक्ट में ना किसी और एक्ट में. एक्सेप्टेबिलिटी, अब कौन सा बेसिस मतलब कौन सा अकाउंट्स का बनाने का तरीका ज्यादा एक्सेप्टेबल है. सो ऑब्वियसली एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा एक्सेप्टेबल है बिजनेस में, क्योंकि वो हमें हमारा सही इनकम, सही एक्सपेंसेस बताता है. जबकि कैश बेसिस ज्यादा एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन या इतना ज्यादा हमारे अकाउंट्स के बारे में रिवील नहीं कर पाता है. तो एक सिंपल सा अप्रोच है कि एक्सेप्टेबिलिटी पूछोगे तो एक्रूअल बेसिस की ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है मार्केट में, कैश बेसिस की ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है. टेक्निकल नॉलेज एक्रूअल में चाहिए, कैश में नहीं चाहिए. ओके फाइन क्षितिज, ठीक है. इज इट क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई भी प्रॉब्लम? किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक? ये हमने 6 पॉइंट्स पढ़ लिए. किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? जल्दी बताओ. हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में फर्क होता है. हमने पढ़ा कि इनमें जो है बेटर प्रॉफिट किसमें, कौन से मेथड में, बेसिस में पता चलता है. टेक्निकल नॉलेज किसमें चाहिए होती है, एक्सेप्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, और लीगल पोजीशन. ठीक है, ध्यान से सुन लो, मैं भी पूछूंगी फिर जवाब दे देना. रिलायबिलिटी, देखो एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है कि कौन सा मेथड ज्यादा लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कौन सा बेसिस ज्यादा विश्वास करने लायक है, कौन सा बेसिस ज्यादा विश्वास करने लायक है. सो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा रिलायबल है क्योंकि दो बातें हैं. एक तो वो हमें बेहतर प्रॉफिट बताता है, दूसरा वो कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों रिकॉर्ड करता है, इसीलिए ज्यादा रिलायबल है. लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कम रिलायबल है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, जिसकी वजह से हमें करेक्ट प्रॉफिट लॉस पता नहीं चल पाता. इज इट फाइन? इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी मतलब कि कौन से बिजनेसेस के लिए ये मेथड ज्यादा सूटेबल है और कौन सी के लिए नहीं. सो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उन बिजनेसेस के लिए सूटेबल है जिनकी इंफॉर्मेशन, जिनकी बिजनेस इंफॉर्मेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, यानी जो बहुत सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी कैश ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं. लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादातर सूटेबल एनपीओज जैसे एनजीओज होते हैं उनके लिए ज्यादा सूटेबल है. प्रोफेशनल्स के लिए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर, जिनके काम करने से पहले ही उनको पैसा मिल जाता है, उन लोगों के लिए ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है कैश बेसिस. जबकि एक्रूअल बेसिस उन बिजनेसेस के लिए एक्सेप्टेबल है जिनकी इंफॉर्मेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है. तो बच्चों हमने कुछ 8 पॉइंट्स पढ़े. कितने पॉइंट्स पढ़े? 8 पॉइंट्स पढ़े. अब मैं तुम लोगों से एक एक करके पूछने वाली हूँ, ठीक है? कौन देखते हैं जवाब देगा सबसे पहले. मेरा पहला सवाल,
मेरा पहला सवाल, आप लोगों को मैं बेसिस बताऊंगी, आपने मुझे डिफरेंस बताना है। पहला बेसिस, टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से डिफरेंशिएट करो एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस में। मैम एक्रूअल बेसिस को ज्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए कंपेयर टू कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस को ज्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, कैश बेसिस को टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करती हूँ तो, कि अगर रिलायबिलिटी की फॉर्म में पूछूं तो बताइए। एक्रूअल ज्यादा रिलायबल है। एक्रूअल ज्यादा रिलायबल है। एक्रूअल ज्यादा और कैश नहीं है इतना। लीगल पोजीशन किसकी बेटर है? एक्रूअल। एक्रूअल। क्यों क्यों क्यों? इसकी भी वजह बता दो। लीगल मैम पोजीशन कंपनीज एक्ट 2013। यस यस, एक्रूअल बेसिस को कंपनीज एक्ट 2013 ने रिलायबल एक लीगल पोजीशन दी, क्योंकि इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन कंपनीज एक्ट, बट कैश बेसिस को ऐसा कोई लीगल एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। और मुझे बताइए आप, टेक्निकल नॉलेज डन, रिलायबिलिटी डन, लीगल पोजीशन डन, और मुझे बताइए टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, इनका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है? एक्रूअल में कैश और क्रेडिट दोनों होते हैं और कैश में सिर्फ कैश कैश होता है इसमें सिर्फ। करेक्ट प्रॉफिट लॉस कौन बताता है? एक्रूअल। एक्रूअल। ये हमें करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं बताता। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, इन चार टर्म्स की वर्किंग किस बेसिस के अंडर होती है? एक्रूअल। कैश बेसिस के अंडर नहीं होती। नहीं होती। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये आपका एक पूरा डिफरेंस है एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस का, विच इज द हाईलाइट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने सबसे पहले इसका डिफरेंस जो है डिस्कस किया है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन, कौन से बिजनेस में एक्रूअल बेसिस फॉलो होना चाहिए? मतलब कैसे, किस तरह के की बिजनेस, इंफॉर्मेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। और किसमें कैश बेसिस? स्मॉल बिजनेसेस। नहीं, स्मॉल बिजनेस इज नॉट द राइट वर्ड, नो, स्मॉल प्रॉफिट बिजनेस इज नॉट द जिनको राइट वर्ड। प्रॉफिट एनपीओस, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, इन सबके उसमें, ठीक है, जिनके काम करने से पहले उनको पैसे मिलते हैं। अच्छा, यहाँ देखो, आपको पूछा जाएगा, अगर says is there any doubt? एडवांटेजेस क्या है कैश बेसिस की? इट इज अ सिंपल सिस्टम एज एडजस्टमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। फायदा ये है कि कैश बेसिस एक बहुत ही सिंपल तरीका है अकाउंटिंग करने का, और ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम ही हमें एस्टिमेट्स करने पड़ते हैं। मतलब इसमें ना हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। पैसा 10 रुपए आया, 10 रुपए लिख दिया, 100 रुपए आया, 100 रुपए लिख दिया, 1000 रुपए खर्चा हुआ, 1000 रुपए लिख दिया। तो पॉइंट इज कि यहाँ पर हमें अपने ज्यादा दिमाग के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें ज्यादा प्रिडिक्शंस या एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ती है। एक बहुत ही सिंपल सिस्टम होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये इसके फायदे हैं। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि ये हमें कभी भी हमारे बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। दूसरी चीज, ये मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं करता। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता था, जिन बच्चों ने नहीं किया मेरे साथ, उनके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। बच्चे, मैचिंग कॉन्सेप्ट हुआ करता था चैप्टर नंबर 3 में। हमने उसमें पढ़ा था कि हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को जानने के लिए ना पूरे साल के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। खर्चों को रेवेन्यू के साथ तोलना चाहिए, तो उससे पता चलेगा कि हमें हमारा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पर कैश बेसिस ये मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसके रेवेन्यू और उसके एक्सपेंसेस पूरी तरीके से मैच नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कैश ही रिकॉर्ड करता है, खर्चे और हमें रेवेन्यू। इसमें एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इक्वल होने चाहिए। इक्वल नहीं होने चाहिए। मैच करने का मतलब इक्वल नहीं होने चाहिए। कंपेयर करते हैं हम लोग कि हमारे खर्चे इतने, हमारा रेवेन्यू इतना, इसमें हमने कमाया कितना। मैच करना मतलब सेम करना नहीं, कंपेयर करना। डिफरेंस कम्स एज प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर हम वो कंपैरिजन प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू प्रॉपर्ली रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे। दैट्स व्हाई। ओके, डज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वॉयलेट्स, नहीं ये छोड़ दो, ये 8th क्वेश्चन पढ़ो।
ये 8th क्वेश्चन देखो. What are the advantages of accrual basis? What are the advantages of accrual basis? It gives a true and fair picture of profit and loss. पहले एडवांटेज. दूसरा एडवांटेज ये है कि ये हमें पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बिल्कुल बढ़िया पिक्चर प्रोवाइड करता है. और डिसएडवांटेज ये है कि इसका अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत इलैबोरेट है. हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको करने के लिए. It is more complicated than cash basis of accounting and requires educate method. Is it clear? एक educate method required होता है. Educate skills required होती है. तो इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज ये है कि हम किसी से भी अकाउंटिंग नहीं बनवा सकते. दूसरा बहुत मेहनत वाला काम है. तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है. बट मुझे जहां तक लगता है इस चैप्टर का जो हाईलाइट है वो है आपका डिफरेंस कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का, जो हमने डिस्कस कर लिया है. और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ये पढ़ लेते हैं यार इनको एक बार. पहला क्वेश्चन देखिए जरा. डॉक्टर अरविंद किशोर, अ होम्योपैथ डॉक्टर इन प्रैक्टिस हैज बीन एडवाइज्ड बाय हिज अकाउंटेंट. ये जो डॉक्टर है इनको एडवाइस किया है इनके अकाउंटेंट ने टू मेंटेन हिज अकाउंट्स ऑन एक्रूअल बेसिस इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंटली फॉलोड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. डू यू एग्री विद द एडवाइस ऑफ अकाउंटेंट? गिव रीजंस. क्या आप एग्री करते हो? नो, वी मैम डोंट उसको एग्री. जरूरत ही नहीं है. क्योंकि कैश बेसिस से मैम इनका काम चल सकता है. क्या कह रहे हो? कैश बेसिस से इनका काम चल सकता है मैम डॉक्टर का. एग्जैक्टली. उसको जरूरत ही नहीं है अप्रूवल की. हाँ, इनको इनके काम से पहले ही पैसे मिल जाते हैं. इस वजह से इनको कैश बेसिस ही फॉलो करना चाहिए. इज इट क्लियर? क्योंकि उसको फीस इमीडिएटली मिलती है आफ्टर गिविंग कंसल्टेंसी. कंसल्टेंसी मतलब Yes, जैसे ma'am. वो पेशेंट की कंडीशन, मतलब पेशेंट को दवाइयां वगैरह लिखते हैं उसी समय पैसे मिल जाते हैं. इज इट क्लियर? क्वेश्चन 2. Yes, ma'am. Messrs. Kalra Brothers, a dealer in computer hardware, has received an order for 10 computers along with an advance of 50,000. Messrs. Kalra Brothers जो है वो एक कंप्यूटर हार्डवेयर के डीलर हैं और उनको 10 कंप्यूटर्स का ऑर्डर मिला है 50,000 के एडवांस के साथ. नाउ फर्म जो है वो एक्रूअल बेसिस फॉलो करती है. तो वो पूछ रहे हैं कि अगर एक्रूअल बेसिस फॉलो करती है तो क्या इस 50,000 को हम सेल मान सकते हैं अपनी, या हम एडवांस रिसीव मानेंगे? एडवांस रिसीव. एडवांस रिसीव. क्यों एडवांस रिसीव मानेंगे? बिकॉज उसकी एक वजह मैम है. हमने सर्विसेज नहीं दी. एग्जैक्टली. हमने अभी तक गुड्स, उसे कंप्यूटर्स थोड़ी ना दिए. हमें तो बस ऑर्डर मिला है, 50,000 रुपए मिले. हमने अपनी तरफ से अभी हम लोग ट्रांजैक्शन में जो है एंटर ही नहीं हुए. इस वजह से हमने अभी अपनी सर्विसेज नहीं दी है, इसलिए हम इसे सेल्स नहीं एडवांस रिसीव्ड अकाउंट में डालेंगे. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम. एक तरह का क्वेश्चन और है Yes, मेरे ma'am. पास वो. हाँ जी, मैम कोई कुछ कह रहा है. कोई डाउट? मैम कोई बच्चा कुछ कह रहा है. सुनाई नहीं दे रहा ना वो हाँ बच्चा? जी, लाइबिलिटी हुआ ना बिजनेस का. क्या हुआ बिजनेस का? लाइबिलिटी कह रहा है शायद. लाइबिलिटी. हाँ, यस, वो बात सही है. लेकिन उन्होंने तुमसे इतना नहीं पूछा था. उन्होंने उस क्वेश्चन में तुमसे बस इतना पूछा था क्षितिज कि आपकी जो 50,000 रुपए आपको मिले हैं वो सेल में आएंगे, एडवांस रिसीव्ड अकाउंट में आएंगे. तो बस हमको उतना ही बोलना है जितना वो पूछ रहा है. ठीक है? ओके मैम. चलिए, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ. ये वाला क्वेश्चन 5th जो इस चैप्टर से अगेन आ सकता है. During the financial year 2018-19, Mohan had cash sales of 90,000 and credit sales of 60,000. मतलब कैश सेल्स 90,000 1.5 की, लाख की सेल होगी मैम. क्रेडिट सेल्स 60,000 की है. उसके उस साल के खर्चे 70,000 के हैं. Out of which 30,000 is still to be paid.
यानी 70 में से जो 30 हैं वो अभी तक हमने पे नहीं करे हैं, तो इसका मतलब बाकी 40,000 हमने पे कर दिए होंगे। फाइंड आउट मोहन्स इनकम फॉर 2018-19 फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको मोहन की इनकम निकालनी है लेकिन कैश बेसिस फॉलो करते हुए। अब बताओ, कैश बेसिस क्या क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करता है? नहीं। नो मैम। कैश बेसिस क्या कहेगा? पूछेगा सेल्स कितनी है, तो मैं बोलूंगी सेल्स सिर्फ पैसा कितना आया? 90,000 है, क्योंकि वो सिर्फ कैश सेल्स लिखेगा। ठीक है, फिर वो पूछेगा खर्चे कितने हैं, तो मैं बोलूंगी देखो खर्चे वैसे तो 70 के हैं, लेकिन उसमें से हमने 30 पे नहीं किए, तो मैं उसको वही खर्चे बताऊंगी, वही 40,000 कैश में है, यानी 40,000। तो देखो 40,000 की सेल्स यानी कि रेवेन्यू 40,000 का है, उसमें से मैंने सॉरी हम जो पे करा वही बता रहे हैं ना, हाँ जी दिशा, खर्चे जो पे करे हैं बस वही बता रहे हैं ना अभी। क्योंकि वो कैश बेसिस फॉलो करने को कह रहे हैं, इसलिए कैश रेवेन्यू लेंगे और कैश खर्चे लेंगे। तो मेरा कैश में रेवेन्यू 90 है, कैश में मेरे खर्चे 40 हुए हैं, तो मेरी कैश बेसिस के अकॉर्डिंगली इनकम 50,000 रुपए। इज इट क्लियर? मैं क्रेडिट सेल्स भी नहीं लूंगी और मैं वो खर्चे भी नहीं लूंगी जो मैंने अभी तक पे नहीं करे, बेशक वो इस साल के। इज इट क्लियर? यस मैम मैम। एक बार दोबारा बताना। एक मिनट बताती हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि मोहन की कैश सेल्स 90,000 थी, क्रेडिट सेल्स 60,000 की थी, टोटल एक्सपेंसेस 70,000 के थे, जिसमें से एक्सपेंसेस उसने जो अभी तक पे नहीं करे थे वो 30,000 के थे। तो इसका मतलब पे कितने करे होंगे? कैश एक्सपेंसेस कितने हुए होंगे? 40,000। अब आपको उन्होंने बोला कि अगर मोहन कैश बेसिस फॉलो करता है तो उसकी इनकम निकाल के दिखाओ। तो मैंने बोला सिंपल है, मैंने बोला मैं सिर्फ अगर मुझे कैश बेसिस के अकॉर्डिंगली निकालनी है तो मैं सिर्फ 90,000 कैश सेल्स लिखूंगी, क्रेडिट सेल्स नहीं लूंगी। बात रही एक्सपेंसेस की, तो 70,000 एक्सपेंसेस है, उसमें से 30,000 मैंने पे नहीं करे, इसका मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40,000 के एक्सपेंसेस लिखूंगी। मैं सिर्फ यहाँ पे जो माइनस करूंगी सेल्स में से वो अपने कैश खर्चे माइनस करूंगी। तो मेरे पास 90,000 आए थे, मेरा रेवेन्यू 90,000 का था, मैंने उसमें से 40,000 के खर्चे हटा दिए, तो मेरी कमाई हो गई 50,000 रुपए। मेरी कमाई हो गई 50,000 रुपए, सिंपल, अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस। यहाँ पे किसको समझ नहीं आया? मैम बस क्रेडिट हटा देना है ना। कैश बेसिस के हिसाब से देखना है ना, तो कैश की कमाई कैश के खर्चे लेंगे, बस जितना पैसा आया उतना कमाई, जितना पैसा गया उतना खर्चा, बस क्रेडिट नहीं लेंगे। क्या? यस मैम। अब देखो उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि कैश बेसिस के हिसाब से तो आपने निकाल दिया, लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन में आपको बोला जाता कि एक्रूअल बेसिस के हिसाब से निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालो? 50,000 आ रहा है। सुनो तो सही, उन्होंने पूछा कि अगर आपको एक्रूअल बेसिस के हिसाब से निकालना होता तो आप इनकम अब कैसे निकालते? मैंने बोला देखो, अगर तुम मुझे एक्रूअल बेसिस के हिसाब से बोल रहे हो निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पर दोनों तरह की सेल्स को कंसिडर करूंगी, कैश सेल्स को भी और क्रेडिट सेल्स को भी, यानी मेरी टोटल सेल्स 1.5 लाख मैं लिखूंगी, पहली बात। दूसरी बात, जो मैं एक्सपेंसेस लूंगी वो मैं टोटल एक्सपेंसेस लूंगी, चाहे वो पे हुए हैं या वो पे नहीं हुए, यानी कि मैं जो यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस करूंगी मैं करूंगी 70,000 के माइनस। तो मेरी इनकम एज पर, मतलब मोहन की इनकम सॉरी, एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंगली निकालोगे तो 80,000 आएगी, लेकिन कैश बेसिस के अकॉर्डिंगली निकालोगे तो 50,000 आएगी। इज इट क्लियर? फर्क कुछ नहीं है, कैश में तुम्हें सिर्फ कैश लेना है, ट्रांजैक्शन कि कैश में कितना पैसा आया, कैश में कितना पैसा गया, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट एक्रूअल बेसिस यू हैव टू टेक बोथ द काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, वेदर इट्स क्रेडिट और इट्स कैश। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आ सकते थे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विजय एक कंसल्टेंट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19, इन्होंने 4 लाख रुपए अर्न किए हैं। बच्चों अर्न किए या मिले हैं? इज ही हैज ही रिसीव्ड और ही हैज अर्नड? मैम अर्न किए, सर्विस बस ये बात सर्विस दे याद दी है। रखना, ऑन किए हैं मैम। ये बात याद रखना, विजय की इनकम अर्न
4 लाख रुपए की है। विजय की इनकम रिसीव्ड 3.5 लाख रुपए की है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड 3.5 लाख। ही इंकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ 1,70,000। मैं फिर पूछ रही हूँ 1,70,000 मैंने एक्सपेंस पे किया है या ये ड्यू है, इंकर्ड है ये खर्चा? पे कर दिया मैम। क्या बात कर रहे हो सहज, ये इतना बड़ा वर्ड नहीं दिख रहा तुमको? इंकर्ड हुआ है ये खर्चा, अभी पे हमें नहीं पता कितना हुआ है, बट दिस एक्सपेंस इज इंकर्ड ड्यू। मतलब मैम ड्यू 1,70,000 का टोटल खर्चा हुआ है, जिसमें से 40,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। मतलब आपने एक्सपेंस, आपका ड्यू कितना है, आपका एक्सपेंस आपने इस साल बनता कितना है 1,70,000। आपने उस एक्सपेंस के अगेंस्ट सर्विसेज कितने की लिए 1,70,000, पर अभी भी 40,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब आपने एक्सपेंस पे कितना किया है इस साल? 1,30,000। 1,30,000। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? आ गई मैम। आगे मैम। आगे लिखा Yes, है ma'am. he also received consultancy fees relating to previous year। इसको कंसल्टेंसी फीस मिली है, यानी इसकी कमाई हुई है पिछले साल के 45,000 रुपए मिले हैं भाई को। भाई को पिछले साल के 45,000 रुपए मिले हैं। मैं ना अच्छे से बताती हूँ तुमको, तुम टेंशन मत लो, आई एम हेयर। इनकम थी 4 लाख की, इसमें से जो अर्न की थी। हाँ 3,50,000 आपको कैश में मिले हैं। इसका मतलब बाकी 50,000 वी हैव नॉट रिसीव्ड। सिंपल। हमारे एक्सपेंसेस थे टोटल 1,70,000 के, जिसमें से 40,000 हमने अभी तक पे नहीं किए। इसका मतलब कितने पे कर दिए होंगे? Which is not 1,30,000। 30,000। हाँ 1,30,000 पे कर दिए। फिर उन्होंने बोला कि इस साल आपको कंसल्टेंसी फीस मिली है 45,000 की, लेकिन वो फीस 45,000 की पिछले साल की है। मतलब पिछले साल ना तुम पिछले साल तुमने कोई सर्विस दी थी, उस सर्विस का पैसा तुम्हें इस साल मिला है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आपने ये 45,000 इस साल कमाए हैं या पिछले साल कमाए थे? पिछले साल मैम। तो इसका मतलब ये जो 45,000 है, दिस इज ओनली रिसीव्ड दिस ईयर। ये रिसीव्ड है बट अर्नड नहीं है, राइट? ऑन प्रीवियस। ये रिसीव्ड है लेकिन अर्नड नहीं है, करेक्ट? अर्न तो कर रखी है मैम पहले की। अरे बट इस साल अर्न नहीं है ना, हम इसको इस साल का अर्न तो नहीं मान सकते ना सहज। इस साल का Yes, बताओ ma'am. मुझे। ऑल्सो पेड 20,000 एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल के खर्चे भी पे कर दिए 20,000 के। अब सबसे पहले मैं तुम्हें एक्रूअल के हिसाब से बताऊंगी। एक्रूअल के हिसाब से मैं तुम्हें इसमें कमाई कैलकुलेट करके बताऊंगी। एक बात बताओ, एक्रूअल के हिसाब से हम इनकम कौन सी शो करते हैं, अर्नड या रिसीव्ड? सिंपल सी बात है। अर्नड तो 4 लाख Earned. होगी, 4 लाख मैम। यस मैम। मेरी इनकम 4 लाख है। खर्चे हम कौन से लिखते हैं, जो ड्यू होते हैं या जो सिर्फ पेड होते हैं? मैम जो ड्यू होते हैं। यानी मेरे 1,70,000 के खर्चे ड्यू थे, जिसमें से 1,30,000 पेड थे, तो मैं 1,70,000 लिखूंगी, राइट? यस मैम। Yes. तो इतनी इनकम है, इतने खर्चे हो गए। अच्छा, क्या 45,000 जो इनकम है वो मिली इस साल है? आई हैव रिसीव, पैसा मेरे पास इस साल आया, लेकिन वो अर्न किस साल की थी, इस साल की या पिछले साल? पिछले साल की। तो क्या मैं उसको साल की। इनकम मानूंगी? बताओ। नो मैम। नहीं मानूंगी। और हमने ये जो तभी उसको अकाउंट्स में लिख लिया था। एग्जैक्टली। और जो 20,000 रुपए के खर्चे आपने इस साल पे किए हैं, वो खर्चा ड्यू कब था, इस साल या पिछले साल? पिछले साल। तो ये इस साल की इनकम कंसिडर नहीं होगी। इस साल की इनकम वो कंसिडर होगी जो इस साल अर्न है। इस साल में एक्सपेंसेस वो कंसिडर होंगे जो इस साल ड्यू है। ये दोनों पिछले साल के, इसलिए हम उसको एक्रूअल में लेंगे नहीं। गॉट इट? यस मैम। और हमने इसका मतलब कितना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया? 2,30,000 और ये किसके अकॉर्डिंगली की है? एक्रूअल। एक्रूअल। अच्छा, अगर मुझे कैश बेसिस के अकॉर्डिंगली करना होता तो मैं क्या करती? अब जरा देखो, अब मैं सिर्फ पैसे को देखती, अब मैं लालची इंसान बन गई हूँ। अब हम लोग क्या बन गए बच्चों? लालची इंसान। अब हमारी नजर सिर्फ पैसे पे जाएगी।
मुझे बताओ मेरे पास पैसा कितना आया इस पूरे साल में? 3.5 लाख। 3,50,000. क्या सिर्फ 3,50,000 आया या 45,000 भी आया? Yes, ma'am. Plus 45,000. तो हमें टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है ₹3,50,000 प्लस 45,000 अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर 45,000. ठीक है, मतलब कुल मिला के पैसा कितना आ गया मेरे पास? 3,95,000. 3,95,000. अच्छा, ये मैं कहाँ आ गई? अब मैम एक्सपेंसेस इसको करते हुए मैम ऐसे लगता है जैसे कैश बुक कर रहे हैं। सहज, अब मुझे बताओ एक बार, एक्सपेंसेस मेरे 1,70,000 क्यों है? पर मैं 1,70,000 लिखूंगी, एक्चुअल वो लिखूंगी जो मेरे सच में पे हुए हैं। मैम जो पे करे 1,30,000 1,30,000 प्लस 20,000। हाँ, ये 20,000 भी लेना पड़ेगा क्योंकि आपने बेशक पिछले साल के पे किए, पैसा तो आपके पास गया है ना। सो लेस एक्सपेंसेस इस साल का और पिछले साल के 20,000, ये आपके माइनस करके आपकी कमाई 2,45,000 आ जाएगी। कैश बेसिस में मैं लालची बन गई यार, कैश बेसिस में मैं लालची बन गई। मेरे को दिखा पैसा ये आया है, पैसा ये आया, लिख दिया। मेरे को दिखा पैसा ये गया है, ये गया है, मैंने लिख दिया। इज इट क्लियर? फाइन, क्योंकि मैं लालची इंसान बन गई हूँ। मुझे सिर्फ पैसा दिख रहा है कैश बेसिस में, लेकिन एक्रूअल बेसिस में मैंने ऐसा नहीं किया। मैम मतलब हम एक्रूअल बेसिस में लास्ट ईयर का अमाउंट नहीं लिखते। क्या कह रहे हो बच्चों? मैम हम एक्रूअल बेसिस में मतलब लास्ट ईयर का अमाउंट नहीं लिखेंगे। अवनीत, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, थोड़ा और बोलो, थोड़ा मतलब तरीके, थोड़ा और तेज से बोलो। चैट पे मैम लिख ले ब्रो। मैम वो कह रही है कि वो हम लोग एक्रूअल बेसिस में लास्ट ईयर के अमाउंट नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि अवनीत लास्ट ईयर की अमाउंट इस साल थोड़ी ना कमाई है। लास्ट ईयर के खर्चों की सर्विसेज इस साल थोड़ी ना ली है। हम तो वही इनकम लिखते हैं जो इस साल की कमाई है, जो इस साल खर्चे हुए हैं। चाहे वो मिले किसी भी साल हो, चाहे वो पे किसी भी साल की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मैम हाँ जी। मैम ये कैश बेसिस में फिर तो मैम ये परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, मतलब सब्सिडरी बुक तो होगी नहीं। हाँ नहीं होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इसलिए तो मैंने बोला सिर्फ कि कैश बुक होगी। एग्जैक्टली मैम कैश बेसिस तो मैम हम तो बिना भी पढ़े कर सकते हैं ना, मतलब। हाँ ऑब्वियसली टेक्निकल नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी पढ़ा तुमने, नो टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, बट इसके लिए वी नीड स्पेशल स्किल्स फॉर एक्रूअल बेसिस। लेकिन हम लोग अपने 99.9% बिजनेसेस में एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम ये है, तो पढ़नी पड़ेगी अकाउंट्स। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। यस यस मैम। मैम। यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। यही था बस इस चैप्टर के अंदर। ओवर एंड आउट, चैप्टर नंबर 4 डन। मैम कल सुबह की क्लास 12 बजे है। कौन पूछ रहा है? मैम अक्षय। अक्षय कल मैम सुबह वो कौन सी क्लास है इंश्योरेंस तुम्हारी? अच्छा अच्छा, इंश्योरेंस इंश्योरेंस वाली, वाली। इंश्योरेंस वाली। अब हाँ यस हाँ हाँ यस मैम। यस, जिनको इंश्योरेंस मैम वो सबके लिए है। हाँ, जिसको रिवाइज करना है वो आ सकता है। मैं मैसेज कर दूंगी एक बार आज ग्रुप में। मैम आज की रिकॉर्डिंग शेयर कर मैम बस देना। इतना सही था चैप्टर। हाँ बच्चे, इतना सही था चैप्टर, 3 पेजेस का चैप्टर है ये बस।